तो स्टार्ट करते हैं फाइनली कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़ना। तो हेडिंग डालो कंपनीज एक्ट 2013। पेपर में आने लायक कुछ चीज़ें अब पहली बार डिस्कस होंगी, ठीक है ना। पेपर में आपके क्या आ सकता है। बात करते हैं कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की। कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, पहले तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट? क्या पूरे भारत में एप्लीकेबल है कि नहीं है? क्या जम्मू एंड कश्मीर में है कि नहीं है? अब तो वैसे भी वो चीज़ हटी गई जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक्सेप्ट लिखना पड़ता था। होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग क्या, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। इसके अलावा किन किन एंटिटीज में कंपनीज एक्ट लगता है? ऑल कंपनीज, देश के अंदर जितनी कंपनीज बनी हैं, बनी थी पुराने लॉ में या एग्जिस्ट कर रही हैं, सारी कंपनीज में क्या लगता है? कंपनीज एक्ट। ऑल कंपनीज वेदर रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी प्रीवियस लॉ, चाहे वो इस लॉ की बात करें चाहे प्रीवियस लॉ की बात करें, हर कंपनी में एप्लीकेबिलिटी दे कहां रखी है? सेक्शन 1 में। हर एक्ट की, चाहे वो कोई सा भी एक्ट हो, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पहला सेक्शन जो होता है वो एप्लीकेबिलिटी का होता है। पहला सेक्शन किसका होता है? एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 जो होगा वो डेफिनेशंस का होगा। किसका होगा? डेफिनेशन। फिर सेक्शन 3 से आगे के प्रोसेस और प्रोसीजर्स चालू होंगे। सेक्शन 1 इज फॉर एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 इज फॉर डेफिनेशंस। तो सेक्शन 1 क्या कह रहा है? ऑल कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा, ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज में भी एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट। इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी हैं बताना? बहुत सारी हैं, एचडीएफसी, अर्गो, एलआईसी एक्सेप्शन है, पहले बताया था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए सेपरेट एक्ट है, वो कंपनीज एक्ट से नहीं चलता। एलआईसी इज अ प्राइम एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन है वो। इंश्योरेंस कंपनीज अदर की बात करते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी, अर्गो जनरल इंश्योरेंस, मैक्स ब्यूपा, फलाना ढिमकाना, जितनी भी इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी, इन सब पर कंपनीज एक्ट लगेगा उस हद तक जिस हद तक आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए एक्ट जो है वो कॉन्ट्रावेन ना करे, मतलब उसका और इसका कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो। कॉन्ट्रावेंशन मतलब कन्फ्लिक्ट ना हो कि कंपनीज एक्ट में कुछ और बात लिखी है और आईआरडी में कुछ और बात लिखी है। अगर कभी ऐसा होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसको कौन सी बात फॉलो करनी है? कंपनीज एक्ट की, आईआरडीए एक्ट की? आईआरडीए एक्ट की। ठीक, सेम गोज फॉर बैंक्स। बैंक्स वैसे तो कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, बट अगर कभी कंपनीज एक्ट और बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो बैंक क्या फॉलो करेंगे? कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कंपनीज फॉलो तो करेंगी एक्सेप्ट फॉर दी प्रोविजंस जो कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं किसके साथ? बैंकिंग आईआरडीए के साथ, और वहां पे बैंकिंग रेगुलेशन के साथ, ठीक है ना। तो लिख लेना ए, बी और सी कौन सा है? ऑल बैंक्स। अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी एक बैंक, एक कंपनी ही तो है, मार्केट में शेयर्स उसके लिस्ट हैं, ट्रेड करे जाते हैं, कंपनीज एक्ट वो फॉलो करेगी, बट किस हद तक? जब तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई और कॉन्ट्रावेंशन ना दे रखी हो। ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजंस which contravenes with IRDA Act, है ना, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजंस विच कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्रावेन्स विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
बाकी हर जगह आपका क्या लगेगा, आपका कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। बताना कोई ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी, क्या उस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? क्या लगेगा? यस, उस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। और यहाँ पे लिख देना LIC इज एक्सेप्शन, LIC इज गवर्न्ड बाय LIC एक्ट, उसके लिए तो एक्ट ही अलग है। फटाफट एप्लीकेबिलिटी नोट डाउन करो। हाँ जी, ये बात, लड़का इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछे शुरुआत में ही कि बाद में क्या कर देगा मेरा। बताओ इसके क्वेश्चन कोई आंसर करना चाहेगा? इसने क्वेश्चन क्या पूछा, पहले तो तेज बोल, सबको सुनाई दे। कह रहा कंपनी क्यों बनाए, बताओ ना, कोई इसके आंसर का, कोई इसका आंसर करना चाहेगा? ये कह रहा है कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, LLP में, इन फॉर्म्स में बिजनेस कर सकते हैं तो हम कंपनी क्यों बनाएं, बेकार का खर्चा, कंप्लायंसेस क्यों पालें, इसका क्वेश्चन ये है। वन ऑफ द रीजन, सेपरेट एंटिटी सेकंड ऑफ द रीजन, और कोई बहुत सारे रीजन हैं। पहला, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बाकी एंटिटीज से ज्यादा होती है। पार्टनरशिप तो अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, अभी पढ़ोगे जब आप लोग तो बताऊंगा, बट कंपनी कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती। कंपनी जब भी बनेगी ना, आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी बनेगी। दैट मींस आप एक मोर लेजिबल मतलब मोर रिकॉग्नाइजेबल एंटिटी हो एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर कभी नुकसान हो जाता है तो एक लिमिटेड सेंस में होगा, ऐसा नहीं है कि घर के बर्तन भी बिकने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। कंपनी एक लार्ज पूल ऑफ फंड्स को इकट्ठा कर सकती है। आप एग्जांपल लो ना, जितना पैसा आप अपने 100 बार जन्म में भी इकट्ठा नहीं कर सकते, उतना पैसा अडानी एक छोटे से FPO से इशू करने वाला था। 27 जनवरी को FPO ला रहा था वो 20,000 करोड़। ना पार्टनरशिप ऐसा कर सकती, ना सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं कर सकती। प्लस जब आप ग्लोबली जाओगे, ग्लोबली मतलब एक तो हो गए इंडिया, एक आप जाओगे ग्लोबली, जिन्हें अब मुझे US में बिजनेस करना है, मुझे यूरोप में बिजनेस करना है, मुझे लंदन में बिजनेस करना है, देन वो लोग ना सोल प्रोप्राइटरशिप को मानते, ना LLP ना पार्टनरशिप को मानते। वो लोग दो ही एंटिटीज को मानते हैं, कंपनी एंड LLP। ठीक है ना, और भी रीजंस आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। तो इसलिए जब भी आपको एक बड़ा बिजनेस करना ना, बड़ा मीन्स इतना बड़ा कि यू वांट टू गो ग्लोबली, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी। और वो भी प्राइवेट नहीं, पब्लिक। हालांकि प्राइवेट का भी उतना ही रिकॉग्निशन है जितना पब्लिक का, बट पब्लिक की बात ही अलग है। ठीक है ना, कंप्लायंसेस भी ज्यादा है भाई। सीधी सी बात, एक बात गांठ मान लो, जहां कंप्लायंसेस वहां रिकॉग्निशन, जहां कंप्लायंसेस नहीं होंगे वहां रिकॉग्निशन भी नहीं होगा। अब मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, एक बिजनेस खोल के बैठ जाऊं, ना मैंने कोई कंप्लायंस करा, ना कोई लाइसेंस ऑब्टेन करा, ना कुछ करा, बैंक मुझे लोन देगा? घंटा नहीं देगा। लोग मुझे फंड देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लोग मेरे साथ बिजनेस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हूं क्या, एक एंटिटी। उठ के मैं कल को नेपाल चला जाऊं, क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात समझ आ रही? इसलिए कंपनी इज अ मोर फेवरेबल एंटिटी टू डू बिजनेस, टू कलेक्ट अ सोर्स ऑफ फंड विद लिमिटेड लायबिलिटी। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो उनके लिए जो आप खर्चा कर रहे हो कंप्लायंसेस, वो चुटमुट खर्चा है। अब अडानी भाई साहब 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से लेने वाले थे, उसके ऊपर ब्याज कितना देते? कितना देते? 0। शेयर्स पर ब्याज तो होता नहीं। अब आप सोचो, आपको 20,000 करोड़ मार्केट से मिल रहा है विदाउट एनी ब्याज, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा उन्हें बना के देना है कि यू आर होल्डिंग 10 शेयर। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? है ना? तभी तो हर कंपनी मरती है IPO लाने के लिए। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब मार्केट में पैसा। हर कंपनी मर रही है। अगर आप शार्क टैंक के दीवाने हो तो शार्क टैंक के 5 फाउंडर्स मर रहे हैं IPO लाने के लिए, पता है आपको? अमन गुप्ता मर रहा है, बोट मर रहा है कि मेरा IPO आ जाए, IPO आ जाए। पीयूष बंसल मर रहा है, मेरा IPO आ जाए। उधर विनीता सिंह कह रही है मेरा MQ का IPO आ जाए।
क्यों? आईपीओ में क्या होगा, मार्केट से बिना ब्याज का पैसा आपके घर आएगा, उस पैसे से फिर मालदीव घूमने जाएंगे, लंदन घूमने जाएंगे, यूएस घूमने जाएंगे। फ्री का पैसा है ना, शेयर होल्डर को देना तो है ही नहीं कभी, अब तो वो बिकता खरीदता रहेगा, फ्री का पैसा है। और आईपीओ लाना इतना आसान नहीं होता कि लाए और सक्सेसफुल हो गया, डूब भी जाता है। तो कंपनीज हैव न्यूमरस एडवांटेजेस, न्यूमरस, इसलिए हम कंपनी की तरफ जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो एडवांटेजेस हैं उसके बिहाफ पर जो आप खर्चा कर रहे हो वो बहुत क्या है, छोटा सा, वो बहुत क्या है, छोटा सा। आगे आ जाओ, सेक्शन वाइज चलेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे चल रहा हूं तो ये मत सोचना सर बोर कर रहे हो, बट मुझे वैसे ही चलना है। आप इंटेलिजेंट हो थोड़े ज्यादा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगला, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 2। सारी डेफिनेशंस बताओ ना कहां दे रखी हैं, बता ही नहीं रहे हो आप लोग, कहां दे रखी हैं, सेक्शन 2। सारी डेफिनेशंस कहां दे रखी हैं, सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में पढ़ा रहा हूं तो उससे पहले एक बात पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सेक्शन पढ़ते कैसे हैं, कई लोगों को आता होगा, कई लोगों को नहीं आता होगा। कोई भी सेक्शन है तो सबसे पहले बोला जाता है सेक्शन 5, सब सेक्शन 1, क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 2। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं। सब क्लॉज हमेशा रोमन नंबर्स में होगा, क्लॉज 90% ऑफ द टाइम्स एबीसीडी में होगा, एक्सेप्ट अगर कभी क्लॉज 26 से ज्यादा होंगे, क्या बोला मैंने, 26 से ज्यादा होंगे तो ये नंबर्स में भी हो सकता है। आप खुद सोचो ना, अगर ए से जेड 26 सीट है, जेड खत्म हो गया और क्लॉज और डालने, कैसे डालेंगे, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। तो जब भी क्लॉज किससे ज्यादा होंगे, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते, इसलिए नंबर्स अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, ठीक। सब सेक्शन, क्या ये भी सर अल्फाबेट्स में हो सकते हैं, इसका भी सेम रीजन है। जब भी कभी सब सेक्शन 26 से ज्यादा होंगे तो वो किस में लिखे जाएंगे, नंबर्स में लिखे जा सकते हैं, नंबर्स में लिखे जा सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। बच्चों सेक्शन 2 में आगे आपका होगा 1 2 3 4 5 6, तो इसे क्या पढ़ा जाना चाहिए, इसे पढ़ा जाना चाहिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, बट इसे पढ़ा क्या जाता है, सेक्शन 2 क्लॉज 1। क्यों? सेक्शन 2 का नियम यह कहता है कि हमारे पास क्लॉजेज हैं, वी डोंट हैव सबसेक्शंस। तो अगर यहां पे 1 हो या 2 क्लॉज ए हो, दोनों को ही आप क्या पढ़ोगे, क्लॉज, इनमें कभी सब सेक्शन नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन किसके लिए है, सिर्फ सेक्शन 2, और बाकी सेक्शंस को कैसे पढ़ोगे, वो तो वही है, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज। और बताना, सब सेक्शन और क्लॉज को नंबर्स और अल्फाबेट, नंबर्स और अल्फाबेट्स में लिखने का रीजन क्या होगा, अल्फाबेट तब 26 तक हो, नंबर्स तब जब 26 से ज्यादा। तो अभी मैं जब सेक्शन 20 और सेक्शन 2 लिखूंगा, आगे सब सेक्शन बोलूंगी क्लॉज बोलूं, आगे क्या बोलना पड़ेगा मुझे, क्लॉज बोलना पड़ेगा। तो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है बच्चों, सेक्शन 2 क्लॉज 20। सर क्या हमें सेक्शन पेपर के लिए लर्न करने, मर्जी है, ठीक है ना, क्या है, मर्जी है। आपके पास टोटल मिला के देखा जाए तो 5 एक्ट कमर्शियल लॉ में, 5 एक्ट इंडस्ट्रियल लॉ में और 1 एक्ट कंपनी लॉ, टोटल कितने एक्ट हो गए, 11। 11 एक्ट में सेक्शन 1 होगा, 11 एक्ट में सेक्शन 2 होगा, 11 एक्ट में सेक्शन 3 होगा, 11 एक्ट में सेक्शन 4 होगा। तो सबके लर्न करना प्रैक्टिकली जो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, आपका मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है क्या है, इम्पॉसिबल। तो उनके मत करो, बट किसके कर लो, कंपनीज एक्ट के, सिर्फ किसके कर लो, कंपनीज एक्ट के। अगर उनके आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, बट किसके कर लेना लर्न, कंपनीज एक्ट के, कोशिश करके जितने सेक्शंस हैं उतने लर्न कर लेना। और हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, आपके पेपर में, मतलब आपके सिलेबस में पूरे 470 सेक्शंस नहीं है, आपका सिलेबस इससे 40% है बस, ठीक है ना। पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में
नहीं है, ना आपके सिलेबस में है ना सीए के सिलेबस में है। पूरा कंपनी एक्ट सिर्फ सीएस वालों के सिलेबस में 470 सेक्शन के 470 सेक्शन, आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में कितना सिलेबस है? सिर्फ 30-40% का सिलेबस है टोटल कंपनीज एक्ट का। ठीक है ना, तो सेक्शंस भी आपके उतने कम ही हो गए। तो जितने लर्न कर सकते हो उतने करो, क्योंकि पेपर में अगर आपने सेक्शन लिखा और आंसर सही लिखा तो बढ़िया है, आपको आधा मार्क सेक्शन लिखने का ज्यादा मिलेगा। बट अगर आपने पूरा आंसर सही लिखा और सेक्शन गलती से बाय मिस्टेक गलत कर दिया तो आपको 0 ही मिलेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है ना, 1 भी मार्क नहीं मिलेगा। तो गलती वहां मत करना, छोड़ दो सेक्शन, वो ज्यादा अच्छा है। करो तो बिल्कुल डेफिनेट लर्न करना। ठीक, बात करते हैं सेक्शन 20 में कंपनी की डेफिनेशन की। तो कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कह रहा है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी registered under this act or any previous act or law। देख रहे हो कितनी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है ना, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कहां रजिस्टर्ड हो, या तो 2013 में, या कहां रजिस्टर्ड हो 1956 वाले में, 1913 वाले में, या उससे पिछले वाले में वहां रजिस्टर्ड हो, तो उसे इस एक्ट में क्या माना जाएगा? कंपनी माना जाएगा। ठीक है जी। बट अगर बात करें, ये तो डेफिनेशन वो बता रहा हूं जो कहां दी हुई है? सेक्शन में। कहां दी हुई है? सेक्शन में। बट कंपनी के डेफिनेशन को अगर आप डिटेल में एनालिसिस करोगे तो कंपनी मतलब ये है, कंपनी एक ऐसी एंटिटी है। कंपनी क्या है? एक ऐसी एंटिटी है, मान लो एक बॉक्स मान लो एक कंपनी है, जिसमें डिफरेंट लोग क्या डालते हैं? डिफरेंट लोग क्या डालते हैं? पैसा डालते हैं। डिफरेंट लोग क्या डालते हैं? पैसा डालते हैं। और वो डिफरेंट लोग कौन है? जनरल पब्लिक। डिफरेंट लोग कौन है? जनरल पब्लिक। और जो जनरल पब्लिक इनके अकाउंटों में, इनके पास पूल ऑफ रिसोर्सेज में पैसा डालती है, उस जनरल पब्लिक को टेक्निकली बोला जाता है शेयर होल्डर। और इसी का एडवांस वर्जन है मेंबर। शेयर होल्डर और मेंबर में क्या डिफरेंस होता है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन इसका चैप्टर आएगा। अभी मैं आप मान के चलो शेयर होल्डर या मेंबर। और जब कंपनी के पास वो पैसा आ जाता है तो कंपनी उस पैसे से क्या करती है? बिजनेस करती है। और बिजनेस में जो क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट्स इन्हीं शेयर होल्डर्स को दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में पैसा नहीं दिया जाता, ये पैसा आपको एक इनडायरेक्ट फॉर्म में भी मिलता है। वो इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है? इंक्रीज इन शेयर प्राइस। बोलो यस और नो। इंक्रीज इन शेयर प्राइस भी तो पैसा ही है, प्रॉफिट ही है जो आपने अर्न करा। तो डिविडेंड के साथ साथ क्या मिलता है आपको? इंक्रीज इन शेयर प्राइस। जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, अडानी का शेयर लास्ट 3 सालों में पता आपको कितना गुना बढ़ा है? 800%। कितना परसेंट? 800% के साथ इसका हिसाब लगा के बता दो जरा आप एक बार। यानी जिसने 1 लाख रुपए अडानी के शेयर में 2019 से 18 में इन्वेस्ट करे होंगे, 1 लाख रुपए, तो उसके शेयर आज की वैल्यू में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आने से पहले, यानी कि 23 जनवरी को, 24 जनवरी की रिपोर्ट आई थी, 880 लाख रुपए के हो गए। कितने के हो गए? 880 लाख। इन टर्म्स ऑफ करोड़ 88 करोड़। क्या बात समझ में आ रही है? कितना पैसा इसका इंक्रीज हो गया? ठीक है, 880 करोड़ नहीं, 8.8 करोड़। कितने हो गए? 8.8 करोड़। 1 लाख का कितना हो गया 3 साल में? 8.25 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेट। तो आप सोच सकते हो वो भी तो प्रॉफिट ही है। वो भी क्या है? प्रॉफिट। तो वो भी एक आपका एक तरह से क्या है? डिविडेंड अलग है और इंक्रीज इन वैल्यू। यही कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमाती क्या कमाएगी? लॉस। तो क्या शेयर होल्डर्स को लॉस देना पड़ेगा? क्या शेयर होल्डर्स को कुछ देना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देना पड़ेगा अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप थे। कैसे थे? आगे बताऊंगा ये मत। अगर शेयर्स की 100 रुपए की वैल्यू थी और आपने खरीदते टाइम पूरे कितने दे दिए थे? 100। तो आपको जेब से कुछ नहीं देना, बस आपकी वो जो 100 रुपए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम।
अगर लॉस कंपनी कमाएगी तो शेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। बस वही आपका लॉस है। क्या आपको जेब से कुछ देना पड़ेगा, जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल आपके अमाउंट में कुछ अनपेड अमाउंट नहीं था। जैसे कि 100 रुपए का शेयर था, आपसे अभी 80 रुपए मंगाए थे, कितने बाकी थे, 20 रुपए बाकी थे, तो लॉस के टाइम पे आपको कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपए। बट आपको बताता हूं, अकाउंट्स वाले ने पता नहीं आपको बताया नहीं होता, प्रैक्टिकली आज के टाइम में पार्टली पेड अप शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स राइट नाउ। आज का टाइम कैसा टाइम है, 100 रुपए का शेयर है, उल्टा वो 200 रुपए प्रीमियम पे बिकेगा, 300 रुपए एट अ टाइम आपको देने पड़ेंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो शेयर आपको अलॉट हो जाएगा। तो पार्टली पेड अप शेयर्स का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली हैज गॉन। मार्केट में कैसे शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स इशू होते हैं वो भी कैसे हैं, फुल्ली पेड अप। ठीक है ना, क्या बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसके अंदर? प्रैक्टिकली क्या पार्टली पेड अप शेयर्स मिलेंगे आपको, क्या नई कंपनी के मिलेंगे? जैसे अभी अमन गुप्ता बोट का आईपीओ लाने वाला है, आपको क्या लगता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स पार्टली पैसा लेगा आपसे? कैसे पैसा लेगा, 10 रुपए की शेयर वैल्यू, 800 रुपए का प्रीमियम, 810 रुपए आपको देने पड़ेंगे अप फ्रंट, और 810 देने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि बोट के आईपीओ से आपको शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्यों, इसका रीजन क्या है सर, पहले ऐसा क्यों होता था, अब ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विद इन टाइम हैज इंक्रीज्ड। आज लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आईपीओ लाओ हम इन्वेस्ट करेंगे। और पहले का टाइम ऐसा था, लोग घंटा इन्वेस्ट नहीं करते थे, कंपनी घर घर जाती थी, पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो। क्या बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स में आपको दोनों एंट्रियां कराई जाती हैं, पार्टली पेडअप की भी और फुल्ली पेडअप की भी। क्या बात समझ आती है? कोई डाउट? डिस्काउंट में तो शेयर्स इशू करना आपको पता ही है, वो तो बैन ही है, वो तो अलाउड ही नहीं है, कंपनी एक्ट उसे हटा चुका है। तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट तो है ही नहीं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, जितना मर्जी प्रीमियम। प्रैक्टिकली फुली पेड अप शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं। तो ये कंपनी का एक्चुअल मीनिंग है। कंपनी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जनरल पब्लिक। कंपनी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंक्रीज इन शेयर वैल्यू। क्या बात समझ में आती है? और कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें इन शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता। इस कंपनी को मैनेज कौन करेगा, मैनेज्ड बाय कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन होते हैं हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां तक आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख लो, कुछ भी क्या, सब कुछ ही लिख लो, फिर आगे चलते हैं। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, अगर टाइम बचा तो हमारे पास 10 ही मिनट बचे। डेफिनेशन लिख लो बेटा। क्या कंपनीज एक्ट 2013 में जो आया उसके बाद कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ चुकी है? यस, बहुत एन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स कंपनीज एक्ट में टिल डेट आ चुकी हैं। अमेंडमेंट्स का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और वो जरूरी भी है। क्या वो जरूरी है कि नहीं है? यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम आपको अमेंडमेंट्स भी लानी पड़ेंगी वक्त वक्त पर। आपको समझना पड़ेगा मार्केट की नीड्स को। पहले एक टाइम था जब कंपनी बनाते थे तो आपको आरओसी पर्सनली विजिट करना पड़ता था और वहां पे फॉर्म लिख के साइन करके देना पड़ता था। बट विद द चेंजिंग टाइम आपको कहीं नहीं जाना, आपकी पूरी कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस कहां हो जाएगा, आपके कमरे में बैठे विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन। सारे फॉर्म्स ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता आरओसी में, सब कुछ कैसे होता है, ऑनलाइन। सब कुछ कैसे होता है, ऑनलाइन। ये चेंजेस आप कैसे लाए हो, विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। आज के टाइम में आप ऑफलाइन कंपनी बनाना चाहो, क्या बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम में आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन लेना चाहो, ले सकते हो? नहीं ले सकते, ठीक है ना, अगर आपको ना पता हो तो।
अभी भी मार्केट में कई ऐसी चीजें बाकी हैं जिनमें अमेंडमेंट्स होना बाकी है, जो आपको ऑफलाइन लेकर ही मिलती हैं, ऑनलाइन अभी उसका प्रोसेस नहीं आया। जैसे लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकता है, बट बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं मिल सकता। सेम कंपनी रजिस्ट्रेशन आज के टाइम में ऑनलाइन है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन आज के टाइम पे भी ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको धीरे धीरे समझनी है। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाओ अपने लिए, घर वालों के लिए, ठीक है ना। जैसे जैसे आप कंपनी एक्ट पढ़ते चलोगे और अगर आप मेहनती हो और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल जाता है, तो मरे से मरा 5-6-7 हज़ार रुपये महीना आप अपनी पॉकेट मनी कमा सकते हो इस काम को करके, ठीक है ना। समझ आ गई बात? बट आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नॉलेज और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर। कम नहीं होते स्टूडेंट लाइफ में 5-6 हज़ार रुपये कमाना, ठीक है। क्लाइंट्स कैसे मिल जाएंगे आपको? क्लाइंट नहीं ढूंढने आपको, बस ऐसी मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कुछ काम करने के लिए लोगों को ढूंढती हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको सिंपल, कंपनी बनाने के लिए एमओए एओए बनाना पड़ता है, आगे सिखाऊंगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक सीए सीएस नहीं करेगा, सीएमए नहीं करेगा ये काम कि यार वो खुद बैठ के एमओए एओए बना रहा है, वो किसी और को 1000 रुपए में बनाने के लिए दे देगा। और वो कौन लोग होंगे? वही आप जैसे बच्चे जो अभी स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो बता देगा आपको, तू यहां से कॉपी पेस्ट कर लियो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लियो, वो आपको दे देगा बनाने के लिए और आपको बना के उसको वापस करना। क्लाइंट नहीं बनाना आपको। आर्टिकल, अरे आर्टिकल ना हो उसके बाद, आर्टिकल के बाद भी बहुत काम है। अब जैसे कंपनी ही बनाने का काम है, आपके कोई नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, फैमिली में कोई भाई बहन दोस्त, कंपनी बनानी है, आप काम लो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, उसमें सीएस के साइन लगते हैं या सीए के साइन लगते हैं, सीएमए के साइन लगते हैं, उनको जाके 2000 रुपये दो, उस 2000 रुपये 2500 रुपये लेके साइन कर देंगे आपके फॉर्म्स में, अगर सब कुछ ठीक होगा तो। और आप अपने क्लाइंट से 10,000 रुपये चार्ज करो, इतने की कंपनी बनती है। मैं क्या कह रहा हूं, क्लाइंट मिलेगा आपकी नॉलेज देखकर। आपको लाभ मुझे दे दे, मैं बनाया था और आपको कंपनी की डेफिनेशन भी नहीं आती तो घंटा आपको कुछ देगा वो, ठीक है ना। नॉलेज देख के मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको? नॉलेज देखकर आपकी क्लाइंट मिलेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, डिग्री के विदाउट भी आप पैसा कमाना चालू कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। नोट नहीं हुआ? नोट कर लो बेटा। आपकी क्लास कितने बजे तक है लॉ की? 1:30। अगली कितनी है? अगली टैक्स की है 1:45 से। 1:30 तो हो गया यार। लाइसेंस नहीं ले सकते, चुपचाप करो। लाइसेंस तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। बिजनेस करने के लिए आपको पता ही हमारे देश में कोई एज तो है ही नहीं, आप 16 साल का बच्चा ही बिजनेस कर सकता है, ठीक है ना। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। इन शॉर्ट मैं मतलब यही कह रहा हूं कि आप अभी से भी बिजनेस कर सकते हो, आप क्लाइंट्स पकड़ सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक और बताता हूँ, पार्टनरशिप डीड है, आपको पार्टनरशिप एक्ट अभी पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बिना भी बन जाती है। कैसे बन जाती है? रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है उसमें, सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड बना दो। अब आप कहो सर पार्टनरशिप डीड कैसे बनेगी? गूगल पे जाओ और डालो फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप डीड इन वर्ड फाइल, डाउनलोड कर लो। जो पार्टनरशिप बनाना चाहता है उन दोनों के पैन कार्ड लो, आधार कार्ड लो, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो लो, दोनों कितनी कैपिटल लगा रहे हैं वो लो, और उस पार्टनरशिप डीड में उन दोनों का नाम लिख दो, एड्रेस लिख दो, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं वो लिख दो, कहां उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लिख दो। पूरा पार्टनरशिप डीड का 3 पेजों का एग्रीमेंट बन गया। आपने 10-12 चीजें एडिट करी इसके अंदर, आप प्रिंट निकलवाओ, आईटीओ जाओ, यहां से नियरेस्ट आईटीओ और स्टैम्प पेपर लो, एक 100 रुपए का पार्टनरशिप डीड का स्टैम्प पेपर, वो अपने आप बना देगा। और वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगाओ अपने उस एग्रीमेंट के साथ, दोनों पार्टनर्स के साइन करा लो, उनकी फर्म की स्टैंप लगवा दो, एक कॉपी एक पार्टनर को दे दो, एक कॉपी दूसरे पार्टनर को दे दो। 5,000 रुपए का काम है। और यही काम अगर करेगी पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, जो टॉप फर्म्स हैं इंडिया की, वो लेंगी इसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए, इतना काम करने के, जो आप कितने में कर सकते हो? 7,000, 5,000। आपका लगा क्या है आपको बताता हूं, 4 प्रिंट आउट के पैसे, गूगल से फ्री में डॉक्यूमेंट निकलेगा,
100 रुपए का स्टैम्प पेपर और ITO आने जाने का खर्चा, टोटल भी लगाओगे तो 1000 रुपए भी नहीं बैठ रहा। और अगर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो भी बताया, तो जब मैं बता ही रहा हूं तो पूरे ही बताता हूं, अगर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जहां उसका ऑफिस है, मान लो उसका ऑफिस लक्ष्मी नगर में है, तो लक्ष्मी नगर की डीड का रजिस्ट्रेशन होता है SGM ऑफिस, ये रहा लक्ष्मी नगर का SGM ऑफिस। जाओ, वहां पे काला कोट पहन के लॉयर खड़े होंगे, किसी भी लॉयर से जाके कहो कि भैया इसे रजिस्टर करवाना है, कहेगा 2000 रुपए लगेंगे, आपको 1000 रुपए दूंगा, मान जाएगा वो। उनके पास काम ही नहीं है कुछ, खाली घूम रहे हो। 1000 रुपए में तो वो आपके घर आ जाएगा चल के, यार मैं मुझे चाय पिला दो अपने साथ ले चल के, उसे 1000 रुपए दो, बात हो गई आपकी। अगले दिन अपने दोनों क्लाइंटों को लाओ, आ जाओ भाई रजिस्ट्रेशन करवाने, वो क्लाइंट आएंगे, 1000 रुपए उसे दो, कोर्ट में जाएगा वो, दोनों के साइन करवा लेगा, वापस आएगा। आपने कितने रुपए इसमें एक्स्ट्रा खर्च करे? 1000 रुपए। रजिस्ट्रेशन करवाने के क्लाइंट आपको 7000 रुपए देगा कम से कम। आपके कितने खर्च हुए? 1000। अच्छा लॉयर होगा 2000, 2500, बस। आपने 10,000 का काम करा, 2500 रुपए खर्च करके 7500 रुपए आपने कमाए। और मैं मान ही नहीं सकता कि एक बच्चा मंथ में एक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म ना बना पाए। एक तो बकरा फंस ही जाएगा महीने के अंदर, अरे मिल ही जाते हैं भाई, मतलब बकरा। जब आप अपनी बातों से अपनी नॉलेज को झलकाओगे ना, मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब आप बात ही जाके करोगे बिग बॉस की, आज मैंने सीजन 2 देखा नागिन का, तो वो घंटा आपको काम देगा? नहीं समझे मेरी बात? आपकी बातों से झलकना चाहिए कि आपको कुछ आता है, आता कुछ ना हो, क्या झलकना चाहिए क्या कि आपको कुछ आता है, तो काम मिल जाता है। किसका कर सकते हैं, किसने का नहीं कर सकते? नहीं नहीं, लोग करते हैं ऐसा। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, लोग करते हैं, ठीक है ना। 130 तो हो गई, क्या करें। चलो ऐसा करो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी लिख लो, समझाएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। समझा तो अभी नहीं पाएंगे, लिख लो बट आप। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, आपने इससे पहले कंपनी तक पढ़ा नहीं है तो सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखवा रहा हूं, जो बुक में नहीं है वो भी लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। कंपनी का होता है परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी का क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के पास होती है कॉमन सील। कंपनी कैन सू एंड बी स्यूड, कंपनी केस फाइल कर भी सकती है और कंपनी के अगेंस्ट में भी केस फाइल करा जा सकता है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। देखो इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो इसी में लिखकर आपको समझ आ गए होंगे, जैसे कि कैन स्यू एंड बी स्यूड इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कई पॉइंट जो हैं जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगेंगे और कई पॉइंट्स में तो केस लॉस भी दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली जिसमें जैसा होगा वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स लिखवा रहा हूं। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट के नहीं होते। शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए?
7 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जूम वाले बच्चों 145 आपकी क्लास है, तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।